जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब ब्रिक्स की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है कज़ान रशा के अंदर और हमने देखा है कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज़्म को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 5 साल बाद शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हाथ मिलाया। वो भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। सुनने में आ रहा है कई लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को रोक रहा है। कइयों ने कहा है कि पार्टनर कंट्री के तौर पे इंडिया चाहता है कि ममालिक को इनवाइट किया जाए। तार साहब वाशिंगटन में क्या देखा जा रहा है? एक तो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात ज़ाहिर बात है परेशानी का सबब होगी वाशिंगटन में। वो तो अमेरिका एज़ ए प्रॉक्सी कई लोग कहते हैं इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। चाइना ने शायद वो जो एक ड्रीम है उसको भी जो है वो नुकसान पहुँचाया है। आप कैसे देखते हैं ख़ास तौर पे शी जिनपिंग मोदी की मुलाकात और पुतिन साहब जिसको आइसोलेट किया जा रहा था, लेकिन तकरीबन 32-36 के ममालिक के करीब जो ममालिक हैं, वो उनके पास पहुँच गए। हाउ डू यू सी दीज़ डेवलपमेंट्स सर? चीमा साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। 3 चीजों पे आज बात करना चाहेंगा। एक तो सबसे पहले कि एससीओ जो कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी नेटो समझी जाती है, एंटी वेस्ट चाइना उसको इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में चाइना ही ने ये सारी कोशिश करके एससीओ को वहां पे उसका इनेकाद किया। क्या उससे पाकिस्तान तन्हाई से बाहर निकल पाया है? पहला उसका जो अहदाफ था, पहला टारगेट था, क्या इट वाज अचीव्ड? दूसरी चीज है रशिया। इस वक्त क्या रशिया ब्रिक्स को, ये भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खिते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियो लोकेशन को, जब जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम होगी? इन चीजों पे बात करें। सबसे पहले एससीओ से शुरू करते हैं। एससीओ में कई नई चीजें आई। कहते हैं कि आई स्टार्ट मेल्टिंग, कई डायलॉग हुए उसके ऊपर। जाती दफा मैं आज फिर दोबारा मेरे जहन में वो फिक्रा गूंज रहा है डॉक्टर जयशंकर का कि पीस पीस बिफोर ट्रेड। वापस पहुंचते गए डॉक्टर जयशंकर, 7 लोग जो है कश्मीर में मारे गए। वो एक ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ जिसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है। सुना है, इट इज, मैं आई एम नॉट वेल रेड अबाउट इट, कि इट्स अ आर्म ऑफ द लश्कर तैयबा। उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट। 6 लोग वो टनल वहां बना रहे थे, खाना खा रहे थे, लाइटें बंद करके उन पर फायरिंग की गई। 6 लोग बिहार से थे, बाहर से थे, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है कश्मीर या कश्मीर की फॉरेन पॉलिसी या भारत की फॉरेन पॉलिसी। विदोष लोग थे, बच्चों के बाप थे, औरतों के शोहर थे, इंसान थे। एक डॉक्टर भी उन्हें मारा गया। पता नहीं उससे क्या हासिल होगा, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन उससे सीईओ के अंदर जो कमिटमेंट, कनेक्शन, एंटी टेररिज्म, सारी जो कमिटमेंट थी, क्या उसको जरब लगी है या नहीं लगी? पाकिस्तान को उस पे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या धचका लगा है उससे, ये एक अलग बात है। अब मैं समझता हूं भारत इस पे रिटेलिएट करता, जवाब देता, अगर वो चाइना के साथ एंगेज ना होता या ब्रिक्स की तरफ ना जा रहा होता, तो इसका रिएक्शन कुछ आना था। लेकिन उन्होंने इसको अभी तक दे हैव पुट ऑन अ बैक बर्नर, क्योंकि 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ, उसका उन्होंने तनाजा अपना ठीक किया। 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी टॉक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना।
नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन, अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन। बाबा बाइडेन को कोई पता ही नहीं है कहां है, कहां किस बंकर में बैठा है, किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठा है, हॉस्पिटल में है, घर है, कहां, किसी को। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं इसका, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग है, नई ग्रुपिंग आ रही है। इस पे पाकिस्तान कहां है? मैं अल्टीमेटली, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। मैंने आपकी तरमीम आई है जिस पे पाकिस्तान रुक चुका था, स्टैंड स्टिल। एक चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे पूरा पाकिस्तान रुक गया था। मैंने कभी किसी कंट्री के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं देखी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे कंट्री रुक जाए, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्री रुक जाए, युद्ध किया जाए। मेरे मुर्शद पाक ने चैलेंज किया था कि मैं रावलपिंडी जाके घेरा डाल लूंगा एक एजेंसी के अपॉइंटमेंट में। आज भी आप रुक चुके हैं, आज भी आप रुक गए, कंट्री रुक गया बिल्कुल एक बंदे की अपॉइंटमेंट। जिस बंदे की अपॉइंटमेंट की गई है, अगेन मेरी नजर में, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं कहूंगा, या 0.00% पाकिस्तानियों में है। वजह एची सोनियन, डिग्रियां सारी बाहर की, कैम्ब्रिज की। वो पाकिस्तानी, उसको क्या पता पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं या ये फूंकों से कैंसर का इलाज करा रहे हैं। इनका शुभ शुभ जो है बाईपास सर्जरियां कर रहा है फूंकों से, उसको क्या पता? एचिसन क्लब का एक बंदा दोबारा चीफ जस्टिस बनेगा। 25 करोड़ लोगों के बैंकरप्ट मुल्क के बारे में वो क्या डिसीजन लेगा? उसने कभी पेन ही फील नहीं की चीमा साहब। उसको क्या पता है कि पेट्रोल की कीमत क्या है, दालें क्या है, सुबह का खाना खाता है लोग तो शाम के लिए दुआएं मांगते हैं। उसको क्या पता है कि पुलिस क्या कर रही है, अदालतें क्या कर रही है? उसको क्या पता है? उसकी बला से चीमा साहब, उसकी बला से। जिस कॉलेज से एचिसन से वो पढ़ा, वो तो बनाया गया था सिर्फ ब्रिटिश एजेंटों के बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया था। ही इज क्वालिफाइड फ्रॉम देयर। फिर उसने अपनी आखिरी डिग्री कैम्ब्रिज से आके ली, वो भी पाकिस्तानी। कौन, कितने आते हैं उसको क्या पता है पाकिस्तान का दर्द क्या है? उसको क्या पता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? मैंने क्या करना है, क्या डिलीवर करना है, क्या नहीं डिलीवर करना। चलो चीमा साहब, आपको मुबारक हो इन चीजों का। लेकिन आज मेरी नजर में जो दूसरी चीज है, मैंने उससे पहले आपके साथ ब्लॉग नहीं कर सका। 25 करोड़ लोगों के लिए इतलान अर्ज है कि आपके पास इस वक्त आपके जो जेल खाना जात वालों ने 5 लोग मिलने गए थे इस आईनी तरमीम के हवाले से, और वापस आके उन्होंने अजीब अजीब बातें की। किसी ने कहा कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, किसी ने कहा 5 दिन बिजली नहीं आई,
किसी ने कहा कि वो तन्हाई का शिकार है, किसी ने कहा जी कि उनको खबरें नहीं दी जा रही। यहां से 2 कांग्रेसमैन परेशान हो गए चीमा साहब, 2 कांग्रेसमैन परेशान है। उन्होंने टोनी बिल्कुल को खत लिख दिया, उन्होंने कहा कि मुर्शद पाक को तन्हाई, उनके सामने सितार नहीं बज रहा तबले का, उन्होंने कहा तखलिया हो गया दरबार के अंदर। यहां पे कांग्रेसमैन परेशान हो गए। फिर उसके रिटेलिएशन में उन्होंने जेल खाना जहाज में मेन्यू पेश किया कि मुर्शद पाक पाकिस्तान की हाईएस्ट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, चिया सीड सुबह खाती हैं, खजूर खाते हैं, दही गर्द खाते हैं, और फिर उसके बाद कोकोनट वाटर दिया जाता है। देसी मुर्गियां, ख्वाजा आसफ ने हाउस के फ्लोर पे कहा, उसने कहा देसी मुर्गियां तो लब दी नहीं, इन्हों पता नहीं कितने लिहाजा दी जा रहे। देसी मैरियट का मेन्यू के बराबर जेल में। अल्लाह जानता है चीमा साहब। और वो खास, और 2 मालशिए हैं खिदमत में, और डेडिकेटेड कुक हाजिर है, काफी मेकर्स हैं। और फिर उसके बाद उमर अयूब साहब ने, जो उसमें मैंने एक एक लफ्ज सुना है उनकी तकरीर का, क्योंकि मेरे जख्मों पे नमक है चीमा साहब। ये उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि यहां 4 MN चौथे फ्लोर पर कैद है, 4। उन्होंने कहा जी मेरे साथ फलां का पेट्रोल पंप बंद कर दिया है, फलां का घर गिरा दिया है, फलां का गिरा दिया। ख्वाजा आसफ साहब ने दूसरी तरफ से कहा, उन्होंने कहा, और एक फिक्रा मैं जरूर बोला, उन्होंने कहा कि और गौहर अयूब साहब का फिक्रा ये था, उमर अयूब साहब का, कि वक्त का पहिया बहुत जल्दी चलता है। वक्त का पहिया, साथ ही दूसरी साइड पे कुर्सियों पे बैठा था जो वक्त का पहिया है। वक्त के पहिए पे ख्वाजा आसफ साहब ने कहा, उसने कहा नवाज शरीफ जेल में था, भाई जेल में था, भतीजा जेल में था, मैं खुद जेल में था, हनीफ अब्बासी जेल में था, मिफ्ता इस्माइल जेल में था। तो वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चला। अब चीखते किस चीज से, क्यों चीख रहे चीमा साहब? इन लोगों को, आपको पाकिस्तान में अपने सीनेट के इलेक्शन इनको भूल गए थे। सादिक संजरानी का जब इलेक्शन था, फिर ख्वाजा आसफ साहब ने वहां पे ये भी बताया है कि अब इन्होंने पहले अपने फिक्रा शुरू किया था, उमर अयूब साहब ने अपनी तकरीर का कि वोट को इज्जत दो और पता नहीं क्या क्या आर्मी की तरफ इशारा किया था, तो उन्होंने तो फौजी का नाम लिया जो उनके दौर में बैठा होता था असेंबली के अंदर। फिर मुर्शद ने खुद कन्फेशन किया था कि मैंने अपनी हुकूमती एजेंसियों की मदद से की। चीमा साहब, इन सारी चीजों के अंदर मैं समझ 346 MN बैठते हैं वहां पे, मेंबर नेशनल असेंबली। किसी ने आज तक कोई इसमें ये कहा है कि 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूलों में नहीं जा रहा? यस चीमा साहब, इसके साथ एक मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा जो कि मुझे बड़े मेरे कलेजे को लगी। लाहौर के अंदर आपका बुक फेयर हुआ है और उसकी खबरें आई हैं कि लाहौर के बुक फेयर में किताबें सिर्फ 35 बिकी हैं, शवारमे 1200, बिरयानी की प्लेटें 1800, 800। चीमा साहब, 1200 शवारमा और 800 बिरयानी की प्लेटें और किताबें सिर्फ 35 उस जगह बिकी हैं जिस शहर में सादत मिंटो पैदा हुआ था, जिस शहर के अंदर फैज अहमद फैज रहता। मैं मानता हूं कई कई हो सकता है ये लौंडा लपड़ा कुछ सुन रहा हो तो कहे जी आजकल किताबें कौन पढ़ता है, इंटरनेट पे हो रहा है। और इंटरनेट तुम कर सकते हो कुछ इस इंटरनेट पे तो इंग्लिश में होता है सारा कुछ। तुम्हारी तो ट्वीटें भी उर्दू में होती, तुम तो जिहाद कर रहे हो ट्विटर में, वो भी उर्दू में कर रहे हो। किताबें नहीं खरीदनी कि ठीक है ऑनलाइन को 4 फिक्रे इंग्लिश में लिख सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट अभी कर देता हूं। तो चीमा साहब, जिस शहर में, जो लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल एंड लिटरेचर का गढ़ समझा जाता है, वहां पे बुक फेयर के अंदर सिर्फ 35 किताबें लिखी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एशिया न्यूज नेटवर्क वालों ने इसका इंकशाफ किया। कभी ये 346 लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे? तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में, तुम तो पिक करते हो तो एचिसन के चीफ जस्टिस पिक करते हो भाई। काजी फायज ईसा की भी डिग्रियां सारी पार की थी। इनको क्या पता है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, जिन ना खुद अब तालीम इन्होंने हासिल की है यहां पाकिस्तान से, ना इनके बच्चे यहां पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता पाकिस्तान के फैसले किस तरह करने हैं, क्यों करने हैं, क्या वजह है? चले बनाएंगे, रिचमैन्स क्लब है, चंद 5000 लोग हैं मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो आपके किस्मत के फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तानी कोई नहीं। पाकिस्तान को बचाने के लिए यू नीड अ पाकिस्तानी पर्सन जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ, जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं।
जिनके बाहर के स्कूलों में, मैं चीमा साहब अल्लाह कह देता हूं, आज आप स्क्रूटनी कर रहे हैं लंदन, अमेरिका और दुबई की फ्लाइटों पे, आप इसी से सारा को आपका ठीक, सिर्फ इन 3 शहरों की फ्लाइटों को आप कंट्रोल कर लें कि इन पे फ्लाई करके बाहर कौन जो लोग जा रहे हैं, छोड़ दें बाकी चीजें, बाकी सोसाइटी को आपने किस तरह कंट्रोल, ये 3 फ्लाइटें चेक कर लें, सिर्फ इस पे जोर लगा कि आप लंदन नहीं जा सकते, लंदन के अकाउंट सारे बंद हैं, आप दुबई नहीं जा सकते। चीमा साहब 2023 के अंदर 8000 नई पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर हुई, वो पकौड़े तल रही है वहां पे बैठ के कंपनी, इतने सारा पैसा जा रहा है सर, लीक हो, आपकी मदद एजेंसियों की सारे सुन रहे हैं, ये फोन उनके सुनते हैं सारा दिन। चीमा साहब जहाज उड़ते रहे हैं डॉलरों के थैले भर भर के, स्पेन जाते रहे, जहाज उड़ते रहे, चले। चीमा साहब जो कौमें आगे बढ़ती हैं, छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, चीमा साहब आपके यहाँ पे एक फिक्शनल बच्ची का रेप बनाया गया है, जिसकी अभी तक माँ, जो एक जाली माँ भी उसकी आई थी, उसने कहा मेरी बच्ची रेप हो गई, उसने कहा जी हर माँ, ये पूरे पाकिस्तान की बच्ची थी। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि बांग्लादेश बना के जला के राख कर दिया जाए, इनकी डेस्टिनेशन, इनकी ख्वाहिश थी बांग्लादेश, वो नहीं हो सका। लेकिन चीमा साहब इनको मैं 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। फ्रांस के अंदर आपके आर्मी चीफ बाजवा साहब की तस्वीर जिसने वीडियो बनाई थी, वो डिपोर्ट कर दिया गया फ्रांस। दुबई में जिसने उनकी तस्वीर बनाई थी, उसको भी डिपोर्ट कर दिया गया। चीमा साहब इंग्लैंड के अंदर जिन्होंने वो 3 बच्चियों को मर्डर किया था, चीमा साहब 150 लोगों को सजा हो चुकी है, अदालतें 24-24 घंटे खुली हुई, 24 आवर्स सजाएं देने के लिए। उन्हें लाहौर के एक बंदे पे शक था, अगले उठा के ले गए। पता नहीं आप किस दिन उठेंगे इस ख्वाब से, क्या आप उठ भी सकेंगे या नहीं उठ सकेंगे इस ख्वाब से, जो आपने 1947 में लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या आओ इस्लाम देंगे तुम, क्या ये ख्वाब, इस पे आप उठ पाएंगे इस ख्वाब से? अभी तक तो 77 ईयर से सो रहे हैं आप। इज इट टू लेट टू गेट अप? कैन यू गेट अप? हाउ विल यू गेट अप? ये 3 क्वेश्चन है, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रही है किधर जाना है। हाँ, उसकी मैं उसको कंक्लूड इस तरह करना चाहूंगा चीमा साहब आखिर में, कि जब 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 1 करोड़ तो बन जाएगा डायस्पोरा, डंकियां लगा के वो यहां पहुंच जाएगा। 2 करोड़ जो होगा वो कोई मुर्शिद ढूंढ लेगा, क्योंकि स्कूल तो नहीं गया। चीमा साहब 2 चीजें मैं बचपन में देखता था, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था, मैं जब भी उसके बस स्टैंड के करीब से गुजरता था, दरमियान में एक मदारी होता था और आसपास कुछ 300-400 बंदा इकट्ठा होता था, तो सेंटर में बैठ के कह रहा था 100 रुपये दे 500 बढ़ा देना, 100 रुपया दो मैं 500 बना देता हूं। गिद्दड़ सिंगियां बेच रहा होता था, कई डबल शाह बन जाते। इस्लामाबाद नहीं होते थे उस शहर में तो, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ लोग ही, एक बंदा सियासत ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, चीमा साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, प्ले बॉय मशहूर था, उसकी 3-4 किस्म की औलादें हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में फिर रही। सिर्फ उसने एक टीएलपी के वोटों पे डाका मारने के चक्कर में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आया और वो मुर्शिद बन गया, नाम ही मुर्शिद पाक है। उसने किस तरीके से सियासत से रूहानियत की तरफ गया है और पूरा मुल्क ही अब उस साइड पे चला गया, सारा कंट्री उस साइड पे। अब अफगानिस्तान वाले भी आपसे डर रहे हैं, वो कहते हो ये तो डेयर टिकट टाम बम, दुनिया परेशान है, एटम बम भी ना खोलते, बकरियां ना चला, काले बकरियां ना चलाना है, काले जादू से चला रहे, सारा कंट्री अब काले जादू पे बिलीव करता है। चीमा साहब, मैं अगले दिन किसी से पूछा, मैंने कहा ये हकीकत है चीमा साहब, ये हकीकत है कि द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि लोग देखें जो 3 करोड़ जो स्कूल नहीं जा रहे चीमा साहब, उन्होंने क्या करना, मुर्शिद के पीछे चलेंगे ना, वो चल रहे, इसका कोई मेरे नजर में। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने वहां मैंने उनकी वर्ल्ड समिट हो रही थी, वहां पे उन्होंने स्पीच दी है, मैंने उसमें से कई नोट्स वहां से कलेक्ट किए। चीमा साहब, फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, तालीम के बगैर कहां जाएंगे? फिर क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं। 45 हजार लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए,
और दुनिया हंस रही है साइड में खड़ी। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना, मुर्शद मौलवी दम करा लो, कट करा लो। वो जिन क्यों नहीं भेजते हो यार, उनको 2-4 जिन भेजो गाजा, कोई 2-4 जिन लेबनान भेजो, जिनों पे जो बिलीव करते हो तो भेजो उनको। चलिए चीमा साहब, ये मेरे ख्याल में लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि एससीओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त ये सारी चीजें 3 कंट्री इसके बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा किस तरह, वो जहां से कोई पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। आईएमएफ के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, आईएमएफ। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब आईएमएफ पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे उस स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको जारी बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले ख़त्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे, ये एक सवाल तो इस वक्त है। दूसरा, हम ताड़ साहब ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान को ये जो पाकिस्तान के हवाले से करतारपुर कॉरिडोर जो है उस पे 5 साल का मजीद एग्रीमेंट हो गया। हाउ डू यू फाइंड दिस? ये जो करतारपुर, ये जो जयशंकर साहब का दौरा था, आपको लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर हुई हैं? क्योंकि आपने कश्मीर का रेफरेंस दिया है कि जो कश्मीर में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। आप ये जो करतारपुर साहब पे ये जो 5 साल का मजीद दोनों मुल्कों ने एक्सटेंड किया है, इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। और मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब जो हैं, ये जो मुलाकात हुई है, इसको पर्टिकुलरली वॉशिंगटन कैसे देखेगा? आपने ये जिक्र तो किया है कि थोड़ा सा, लेकिन ज़रा मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा डिटेल में जिक्र करें कि वॉशिंगटन के लिए ये कितना डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डॉलड्रम में है, क्योंकि वो भी डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। जी मतलब 2 चीजें, इसको पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। देखें, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप अपनी क्राइसिस को टू चेंज इनटू द अपॉर्चुनिटी। जब कश्मीर के अंदर हुआ था तो पाकिस्तान को फौरन कंडेम करना चाहिए था। या दूसरा, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट काफी नहीं है कि मोदी साहब को आना चाहिए तो 75 साल हमने जंगें नहीं की। ये देखना होगा कि उनको रिजर्वेशंस क्या है दूसरी साइड में। बार बार इस दफा तो नहीं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने ज्यादा जोर दिया, छोटे मोटे जैब उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को फेंके हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये थी कि वी नीड टू अचीव पीस बिफोर द ट्रेड। लेकिन उसमें ये जो जाते ही वाकया हुआ है, इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसको आपको चाहिए कि इस वक्त 2 चीजें, इस वक्त दूसरा उनका भारत के साथ भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसमें उनके आर्मी चीफ ने भी यही कहा है, ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। वो अपने अपने पोजीशन पे पीछे गए हैं, स्टेटस को पे गए हैं वो चीजों पे, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर है, अभी वो ट्रस्ट करेंगे, ये वाकई चीजें होनी। लेकिन आपको भी चाहिए कि इफ यू वांट टू हैव अ ट्रेड विद योर नेबर्स, तो आपको उसमें उनको जो उनके एतराज़ात हैं उनको सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन शायद मेरा ख्याल इस वक्त आप, जो मुझे इसमें लग रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की साइड पे आना चाहते हैं, क्योंकि और आपके पास चॉइस भी कोई नहीं होगा। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका आज क्या फील कर रहा है। अमेरिका आज लीडरलेस है,
होपलेस है, वीक है और उसके हालात ही नहीं कि दुनिया में अपने आप को एंगेज कर पाए। दुनिया के अंदर जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है वो स्टेटस इज कंप्लीटली ब्लैक राइट नाउ। ये सारा डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद। अगर तो कैमला हैरिस जीत जाती हैं, ओबामा पॉलिसीज आएंगी। ओबामा आपको पता है कि कैलकुलेटेड बाय पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी कि वो जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा सोशलिज्म है, अमेरिका के अंदर वीड को लीगलाइज करना है, अमेरिका के अंदर इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस, इस तरह की पॉलिसियां हैं। जेलों को बंद करना उनकी पॉलिसी होगा। डिफेंडिंग पुलिस, वो कहते हैं सेल्फ पुलिसिंग करनी चाहिए। इस तरह के एजेंडे वो मुल्क पे अपने पे कंट्री के अंदर सोशलिज्म को एक्सपेंड करेंगे। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी। जी, क्योंकि मेरी अकेले का कहने वाला नहीं है, बात टेस्टेड है। उसकी वजह सीरिया के अंदर कुछ नहीं कर पाए, ओबामा वाज नॉट इंटरेस्टेड, बाइडेन वाज नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने सितंबर 11 की सेलिब्रेशन यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए इन्होंने फॉल ऑफ काबुल को इतने बुरे तरीके से किया था जो कि बिल्कुल डैमेजिंग था। और उन्होंने आज किसी सिंगल आर्मी चीफ को, किसी सिंगल इंटेलिजेंस ऑफिसर को उन्होंने फायर नहीं किया था। तो उस तरह की पॉलिसियां यहाँ पे आएंगी बराक ओबामा की। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनका डॉक्ट्रिन आएगा दोबारा वापस, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन पेंटागन। वो पेंटागन जो इस वक्त डीमोरलाइज है उसके लिए कुछ करेंगे और उसमें फिर आप पाकिस्तान आगे आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो गए, आपको शायद कुछ और डॉलर वगैरह मजीद मिल जाए, डिफेंस आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर कैमला हैरिस जीतती है तो जिस तरह आपके पिछला एक प्राइम मिनिस्टर 4 साल वेट करता रहा था काल का, वो काल का इंतजार ही करता रहेगा। टूटे फूटे पैसे आपको IMF के हाजिरी दे दिए जाएंगे क्योंकि यू आर एन एटॉमिक पावर, वरना आपकी इंपॉर्टेंस वही होगी जो भूटान की है, नेपाल की। डॉक्टर साहब, करतारपुर साहब पे जरा कमेंट कर। करतारपुर जो है चीमा साहब, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर क्योंकि रिलीजियस उसमें आता है, टूरिज्म के अंदर उसको नहीं छेड़ा जा सकता। उन्होंने उसको रिन्यू किया है, रिन्यू करते रहेंगे। बल्कि मैं आपके सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि जिस दिन करतारपुर की ओपनिंग हुई थी उससे कुछ फासले पर कश्मीर के अंदर आपके बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हुई थी। तो वो जो करतारपुर मार्ग या करतारपुर का जो राहदारी है उसको फॉरेन पॉलिसी के साथ अटैच करना मेरे ख्याल में इट डजंट मैटर, इट शुड अटैच भी होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आता है। लेकिन आपके मैं नहीं समझता कि वेयर यू स्टैंड ऑन जो बात की जा रही थी कि डॉक्टर जयशंकर साहब के जाने के बाद सेक्रेटरी लेवल की चीजें शुरू होंगी, ट्रेड की चीजें शुरू होंगी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो फोकस राइट नाउ इंडिया की प्रायोरिटी चेंज होकर इस वक्त जो इट इज इन चाइना और रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप है। रीजन की लीडरशिप इज देयर टारगेट। बिल्कुल, लेट्स सी ताड़ साहब, अब ये जो डेवलपमेंट हुई है ब्रिक्स की, ये है तो बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें एक हलचल तो दुनिया में मची है। ताड़ साहब, एक आखिरी क्विक क्वेश्चन, ये जो डी-डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, ये आपको लगता है कि इसकी शक्ल बनती नज़र आ रही है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि हम एक कॉमन करेंसी जो है वो लेके आएँ। अगर ये आती है तो आपको लगता है कि डॉलर को झटका लगेगा, या क्या आप समझते हैं कि इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज़ अभी तो सारी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी सब कुछ ये भी डॉलर में है। तो हाउ डू यू सी दिस? और ये आपको पता है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को भी चेंज करने जा रहे हैं। वो उनका ब्रिक्स ने अपनी चीजें चेंज की है, इसमें कोई शक नहीं है। और दिस इज व्हाट द पुतिन इज ट्राइंग टू अचीव, कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि वी आर नॉट आइसोलेटेड। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, डॉलर को पहले ही खतरा मौजूद है। उसकी वजह यह है चीमा साहब, आपको पता है कि रशिया, चाइना और इंडिया आपस में दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद ईच अदर इन देयर ओन करेंसीज। ये एक बहुत बड़ा, और चाइना ने सिस्टम बना के दिया है। चाइना इज हेल्पिंग रशिया बिग टाइम। यहाँ पे अमेरिकन जब कई दफा इकट्ठे होते हैं तो वो ये इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चाइना रशिया एक दूसरे के साथ इनके माजी के अंदर रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, लेकिन वो ठीक परमानेंट तो नहीं होंगे ना। जब आपने उनको स्नब करते हैं वे साथ, तो अल्टीमेटली दे आर गेटिंग टुगेदर। तो उसमें चीमा साहब, अगर मेरी नजर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि बल्कि मैं जब ब्रिक्स के ऊपर इंडिया और डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं कि हम तेल और आर्मामेंट से, हथियारों से और तेल से बियॉन्ड वी वांट टू हैव अ ट्रेड विद रशिया। तो जो उनका सरप्लस पैसा वहां पड़ा था, दे आर यूजिंग इट। तो जब यूज होगा तो उससे नीचे क्या आएगा? डॉलर ही नीचे आएगा ऑफ कोर्स। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ये डिसीजन अपना ले लिया या मिडिल ईस्ट ने,
कि वी विल ट्रेड किसी और करेंसी चीजों में करेगा, ऑयल आ जाएगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ऑन द रेडार। अमेरिकन दे हैव अपने ही वो चीजों के अंदर वो इतने देखें, जब चीमा साहब कोविड के बाद अभी तक अमेरिका के अंदर अभी भी कोविड सिंड्रोम खत्म नहीं हुआ। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जेन जी जो है, दे डोंट वांट टू गो टू ऑफिसेज टू वर्क, दे वांट टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स। कल अमेज़न ने जेफ बेजो को कहना पड़ा है कि यू हैव टू कम टू ऑफिस फॉर 5 डेज अदरवाइज आई विल फायर यू। ये तो अभी तक वर्किंग मोड में नहीं आ रहे। इस वक्त अगर देखें तो इन्होंने मैथ या पढ़ना छोड़ दिया, इनोवेशन। इलॉन मस्क कौन है? साउथ अफ्रीका है। यहाँ के तो बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे। इस वक्त दो चीजें बल्कि सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। अमेरिकन ने जो पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? भारत का है। वो भी मैं बताना चाहूंगा। चीमा साहब, इस वक्त इनके आईवी लीग स्कूलों में और हर जगह पे सिर्फ बच्चे कौन देखे जा रहे हैं? चाइनीज और इंडियन। अब ये अपने सेंसिटिव मैटर्स तो चाइना को नहीं देंगे, रशिया किसको देंगे? इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इस वक्त जितने इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है सारी इंडियन कंपनीज के पास। They don't have any other choice besides using the Indian diaspora or Indian mind. क्योंकि ना रशिया के पास जा सकते हैं, ना कुछ। अपने बच्चे पढ़ते ही नहीं। अपने बच्चे पढ़ते हैं लिबरल आर्ट, अभी तक पढ़ रहे हैं लिबरल आर्ट। हिस्ट्री लोग हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ हॉबी पढ़ते हैं। ये आजकल क्योंकि बराक ओबामा इज सेटिंग अप देयर माइंड, अमेरिका इज बैड प्लेस, वी आर हमास, दे आर बर्निंग अमेरिकन फ्लैग्स, और हमास के झंडे लहरा रहे हैं हर जगह। हालांकि इनको पता ही नहीं हमास के स्पेलिंग क्या है, इनको पता ही नहीं हमास क्या है। लेकिन देखिए कहां से ये आ रही, और सड़कों पे जला रहे हैं झंडे अमेरिका के, कोई पूछ नहीं रहा। तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ अमेरिका इज नॉट सो ब्राइट, क्योंकि उसकी वजह यंग बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता ही नहीं। वो कहता है अब वर्क, अब ऐसे की बात है, जो जेन जी है वो कहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सिर्फ रात के वक्त, हम तो सिर्फ रात को काम करेंगे। इस वक्त इनको जवान कौन कर रहा है? इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जवान हो रहे हैं। एक कमरे में बैठ के माँ बच्चे से टेक्सटिंग कर रही है, बच्चा माँ को टेक्स्ट कर रहा है, एक कमरे में बैठ के। इनको तो सोशल इंटरेक्शन भूल चुके हैं ये। इनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि शादियां किस तरह करनी है, बच्चे किस तरह पैदा होंगे, या हाउ विल लिव इट। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगले दिन एक मैं स्टोर पे गया हूँ चीमा साहब, वहां पे जो सेल्फ चेक है वहां पे लाइनें लगी थी, 7 कैशियर फारग खड़े हुए। लोग कैशियर के पास जा ही नहीं रहे, क्योंकि उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है हाउ आर यू, व्हाट इज दिस, बात करनी पड़ती है। घबरा रहे हैं, जा ही नहीं, लाइनें लगी अपनी सेल्फ चेक। सो दे इसमें चीमा साहब, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, दैट इज द ब्लॉक पार्ट ऑफ थिंग। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की हो जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है, नेशनलिज्म, प्राइड इन योर नेशनलिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब, सॉरी टू प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया वंस अगेन। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू।